हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। लिटरेरी फॉर्म के सेशन में हम लिरिक पोइट्री की बात करेंगे। इससे रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनमें से ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो अभी तक अपन सेशन डिस्कस कर चुके हैं लिटरेरी फॉर्म्स के, उसकी पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है। सबसे पहली प्लेलिस्ट कही है कि वही बनाई थी अपन ने जब उसका आपके अल्टीग्रेड सिलेबस को कवर करना शुरू किया था। इस वीडियो में भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा ये लिरिक पोइट्री है और हम कोशिश करेंगे इसके साथ में इलेजी को भी डिस्कस कर लें, और इलेजी के साथ में अपन डिस्कस कर लें पेस्टोरल इलेजी को। ठीक है, तो बने रहिए, आपके काफ़ी काम आने वाला है सेशन और आपकी तैयारी को बढ़िया मजबूत करने वाला भी रहेगा ये। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिरिक पोइट्री फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ पोइट्री। ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिरिक पोइट्री की वो बता दीजिए, और ये किस तरह से इसे दूसरी पोइट्री की जो फॉर्म है उससे अलग करती हैं। हाउ डज लिरिक पोइट्री एक्सप्रेस द पोएट्स पर्सनल इमोशंस एंड थॉट्स। या आपको दूसरी तरह से क्वेश्चन कैसे मिल सकता है कि जो लिरिक पोइट्री है ये पोएट के पर्सनल इमोशन को और थॉट्स को कैसे हमारे सामने व्यक्त करती है। चलिए आंसर देखेंगे। Poetry is a type of poetry, lyric poetry is a type of poetry that expresses personal emotions and feelings. Lyric poetry वो poetry है जो हमारे personal emotions को और feelings को व्यक्त करती है। Usually written in first person, इसे प्रायः first person में लिखा जाता है। It is one of the oldest forms of poetry, और ये poetry के सबसे पुराने forms में से एक है। गोइंग बैक टू एंशियंट ग्रीस, यहाँ तक कि इसकी जो जड़ें हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी, एंशियंट प्राचीन ग्रीस में मिलेंगी जाकर के। वेयर इट वॉज ऑफन संग विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ पर इसे संग गाया जाता था विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में, जैसे कि द लायर। इसी लायर से आपका लिरिक बनता है। ठीक है भाई, ये लायर है, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, बाजा है कोई, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इस लायर इंस्ट्रूमेंट के नाम से ही जो वर्ड है हमारा लिरिक वो बना है, क्योंकि एंशियंट ग्रीस में इस पोइट्री को, जिसको हम लिरिक के नाम से जानते हैं, वो लायर के साथ गाई जाती थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा पॉइंट। द वर्ड लिरिक कम्स फ्रॉम दिस म्यूजिकल, सही तो वही आ गया कि जो वर्ड लिरिक है ना, कम्स फ्रॉम दिस म्यूजिकल ट्रेडिशन, इसी म्यूजिकल परंपरा से आता है। पोएट्स इनर थॉट्स एंड इमोशंस इंस्टेड ऑफ टेलिंग अ लॉन्ग स्टोरी। अच्छा, ऊपर छूट गया। अनलाइक एपिक और ड्रामेटिक पोइट्री, कह रहे हैं कि अगर आप एपिक या ड्रामेटिक पोइट्री की बात करें तो उसके जैसा इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। लिरिक पोइट्री फोकसेस ऑन, लिरिक पोइट्री जो है फोकस करती है पोएट के इनर थॉट्स पर, इमोशंस पर, इंस्टेड ऑफ टेलिंग अ लॉन्ग स्टोरी, कोई लंबी कहानी बताने के बजाय। ठीक है भाई, तो एपिक में और ड्रामेटिक पोइट्री में क्या होता है कि लंबी लंबी कहानियाँ बताई जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो लिरिक पोइट्री है ना वो पोएट के इनर फीलिंग्स और थॉट्स को हमारे सामने व्यक्त करती है। आगे देखते हैं। वन की फीचर ऑफ लिरिक पोइट्री, एक जो की फीचर है आपके लिरिक पोइट्री का, इज इट्स यूज ऑफ रेगुलर मीटर, की ये रेगुलर मीटर यूज करती है। विच मीन्स, जिसका मतलब है इट फॉलोज अ स्पेसिफिक रिदम, कि ये एक स्पेसिफिक रिदम को फॉलो करती है। ऑन द स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, जो कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के यूज से या उस पर आधारित होती है, यूज से बनती भी है और उस पर आधारित भी होती है। दिस रिदम हेल्प टू मैच पोइट्री विथ म्यूजिक, ये जो रिदम है ना इसको म्यूजिक के साथ मिलाने में बड़ी आसानी होती है, म्यूजिक के साथ गाने में कह दीजिए, जैसे यहाँ पर मैच का वर्ड यूज़ किया है। कॉमन मीटर्स इंक्लूड आइम्बिक, कॉमन जो मीटर्स हैं इसके जैसे आइम्बिक है, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड, ये आइम्बिक हो गया आपका, या ट्रोकोइक हो गया, जो कि पहले स्ट्रेस होता है बाद में अनस्ट्रेस होता है। ठीक, इवन टुडे, और यहाँ तक कि आज आप देखेंगे मेनी लिरिक पोएम्स कीप दिस म्यूजिकल रिदम इवन विदाउट म्यूजिक, कि बहुत सारी जो कविताएं हैं ना वो अपनी रिदम को बनाए रखती हैं बिना म्यूजिक के, इसी रिदम के वजह से, म्यूजिकल रिदम की वजह से। और इसमें सबसे पहला जो नाम आप ले सकते हैं वो कौन है, शैले। बहुत ज़बरदस्त इनके जो भी पोएम हैं वो म्यूजिकलिटी भरी पड़ी है शैले की पोएम्स में।
चलिए, थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरे इतिहास में आप देखेंगे तो लिरिक पोइट्री हैज़ चेंज्ड, लिरिक पोइट्री बदलती आई है। इन द 17th सेंचुरी इंग्लिश लिरिक पोइट्री वाज शॉर्ट एंड इमोशनल। अगर 17वीं शताब्दी की बात करिए तो ये जो लिरिक पोइट्री थी वो और इस छोटे में मतलब कम शब्दों में लिखी जाती थी और कम स्टेंजा होते थे, कम लाइन्स होती थी, ऐसे ध्यान रख सकते। इमोशनल होती थी, बहुत ज़्यादा भावुक होती थी। इट डिक्लाइंड इन द 18th सेंचुरी, लेकिन 18वीं शताब्दी में डिक्लाइन हुई, बट केम बैक स्ट्रांगली इन द 19th सेंचुरी, लेकिन 19th सेंचुरी में ये फिर से पूरी मजबूती के साथ वापस आई। पोएट्स लाइक शेले, आ गए नाम, एंड वर्ड्सवर्थ और कीट्स, इन सभी से तुलना करिए तो शेले आपके नंबर 1 है म्यूजिकलिटी के मामले में। हु रोट अबाउट डीप पर्सनल फीलिंग्स, इन तीनों ने मिलकर के डीप पर्सनल फीलिंग्स को क्या किया, व्यक्त किया है या उसको लिखा है अपनी पोइट्री में। और ये तीनों जो है किससे से संबंधित हैं, रोमांटिक एज से। इसमें आप ध्यान देंगे तो एक जो है वो ओल्डर रोमांटिक हैं, वर्ड्सवर्थ, और इनके साथ और कौन आते हैं, रॉबर्ट साउदे और कॉलरिज, ठीक है, विलियम ब्लैक भी इनके साथ जोड़ सकते हैं। और कीट्स और जो शैले हैं ना, ये यंगर रोमांटिक हैं, इनके साथ बायरन को भी आप जोड़ सकते हैं, बायरन को, ठीक है। मेरी शैली का भी नाम कई जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारी लिरिक पोइट्री है शॉर्ट होती है, कोई कहानी नहीं बताती है, बल्कि पोएट की इनर थॉट्स को, इनर फीलिंग्स को बताती है। ये आपकी आइम्बिक पेंटामीटर में, यानी अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल के रिदम में लिखी जाती है, या आपके ट्रकोइक के उसमें लिखी जाती है, जिसमें पहला स्ट्रेस होगा फिर दूसरा जो है अनस्ट्रेस होगा, ये भी एक रिदम बन जाती है, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको किसके बारे में ध्यान रखनी है, लिरिक पोइट्री के बारे में, ठीक है। और इसकी अगर पूछा जाए कि शुरुआत कहाँ से है, इसकी जड़ें कहाँ मिलती हैं, तो एंशियंट ग्रीस में मिलती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इलेजी। इलेजी क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेजी किसी शोक गीत को कहा जाता है। जब कोई पोएट किसी की डेथ पर आपकी इलेजी लिखता है तो उसे हम कोई पोएम लिखता है तो उसको अपन इलेजी कहते हैं। अगर वो किसी अपने रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, माँ बाप, भाई बहन पे लिखेगा तो वो पर्सनल कहलाएगी, और जिसमें यूनिवर्सल अपील होगी वो इम्पर्सनल कहलाएगी। जैसे शैले का जो वर्क है एडोनिस, जो उन्होंने किसके लिए लिखा है, आपके कीट्स की डेथ पर, तो वो पर्सनल है, ठीक है। और उसको ऐसा कह दीजिए कि सब्जेक्टिव है वो। और जो आपकी थॉमस ग्रे की है इलेजी, बहुत मशहूर इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, वो तो इम्पर्सनल, ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सल। यूनिवर्सल शब्द ज़्यादा अच्छा है उसके लिए, कि पूरी दुनिया को उसको डेडिकेट करते हैं, वो पूरी दुनिया की सच्चाई भी बताते हैं उसमें, ठीक है। तो एलेजी है कि जो किसी की डेथ पर गीत लिखा जाए वो एलेजी कहलाएगा, शोक गीत कहलाएगा। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थीम्स कॉमनली फाउंड इन एन एलेजी, किसी एलेजी में कॉमनली कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या थीम्स पाई जाती हैं, बताइए। और हाउ डज एन इलेजी एक्सप्रेस ग्रीफ एंड रिमेम्बरेंस थ्रू इट्स स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज, या ये बता दीजिए कि किस तरह से जो इलेजी है वो हमारे दुख को और हमारी यादों को कैसे अपने स्ट्रक्चर और लैंग्वेज से व्यक्त करती है, वो बताना है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको, बहुत अच्छे से तैयार रखिए। अगर लिटरेरी फॉर्म से क्वेश्चन आए तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसी से तैयारी कर लीजिए। देखिए, एन एलेजी, एक जो कोई एलेजी होगी ना, इज़ अ पोएम जिसमें सीरियस रिफ्लेक्शन होगा, मतलब सोच विचार, यूजुअली एक्सप्रेसिंग ग्रीफ एंड मॉर्निंग, ये प्रायः ग्रीफ को, दुख को, और मॉर्निंग मतलब विलाप को, रोने को व्यक्त करती है। ऑफन फॉर समवन हु इज हैज़ डाइड, और स्पेशली उस व्यक्ति के लिए जो मर चुका है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसकी एलेजी की, इंक्लूड अ सैड एंड थॉटफुल टोन, इसमें एक दुखद और विचारशील टोन आपको मिलेगी। डीप पर्सनल रिफ्लेक्शन मिलेगा, डीप गहरा पर्सनल व्यक्तिगत रिफ्लेक्शन विचार मिलेगा। थीम्स ऑफ लॉस, हानि या नुकसान की थीम मिलेगी। डेथ की थीम मिलेगी, रिमेम्बरेंस और याद की भी, मेमोरी की भी। Elegies often show the poet's feelings about death and the passing of time, जो एलेजीज हैं वो पोएट की फीलिंग्स को भी दिखाती हैं, और अच्छा किसके बारे में, डेथ के बारे में, और पासिंग ऑफ टाइम, और समय गुजरने को भी दिखाती हैं कि आदमी आ रहा है, समय होता है, गुजर जाता है उसका, वो बेचारा चल देता है।
दे डू नॉट जस्ट मॉर्न द डेड, करेंगे ये सिर्फ किसी डेड को मॉर्न नहीं करती उस पर खाली दुख नहीं व्यक्त करती हैं, बट ऑल्सो थिंक अबाउट लाइफ, उस जीवन के बारे में भी विचार विमर्श करती हैं, फेट भाग्य के बारे में, इन फ्यूचर और भविष्य के बारे में भी। आगे देखेंगे इन लिटरेचर, लिटरेचर में स्पेशली इन इंग्लिश, खास तौर से इंग्लिश में, एन एलेजी इज मोस्टली अ लेमेंट फॉर अ डिपार्टेड लव वन और अ ट्रेजिक इवेंट। करेंगे जो एलेजी है ना इंग्लिश में स्पेशली, इज मोस्टली अ लेमेंट, वो एक विलाप है, फॉर अ डिपार्टेड लव्ड वन, किसी चले गए प्यारे के लिए, यानी जिससे आप बड़ा प्यार करते थे, जिससे बड़ा लगाव था, उसकी मृत्यु हो गई, वो चला गया, तब आप जो भी लिखेंगे ना गीत उसको हम एलेजी कहेंगे। या दूसरी थीम क्या हो सकती है, कोई ट्रेजिक इवेंट हो सकती है। However, historically, the term has also meant poems about other serious subjects. अगर करेंगे आप इतिहास में जा करके इसको देखेंगे तो ये जो टर्म है ना, also meant poems, ये उन कविताओं के लिए भी यूज होता था about other serious subjects, जो दूसरे सब्जेक्ट्स पे होती थी, नॉट जस्ट डेथ, सिर्फ मौत नहीं होती थी वो। The ancient Greek and Roman elegies could be about love, war or exile. करेंगे अगर आप प्राचीन ग्रीक और रोमन एलेजीज की बात करेंगे ना तो वो प्यार पर भी हो सकती हैं, युद्ध पर भी हो सकती हैं, एग्जाइल और वनवास पर भी हो सकती हैं। एग्जाइल वनवास भी होता है, एग्जाइल मतलब वो किसी को उसके राज्य से बेदखल कर देना। बट द कॉमन थीम रिमेन सैडनेस एंड रिफ्लेक्शन, लेकिन जो थीम है ना वो कॉमन रहेगी, क्या रहेगी, सैडनेस दुख और रिफ्लेक्शन, और एक मेलानकलिक थॉट विचार। आगे देखेंगे एलेजीज एक्सप्रेस ग्रीफ, एलेजीज दुख व्यक्त करती हैं, एंड रिमेंबर्स हमारी यादों को व्यक्त करती हैं, थ्रू दियर स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज, अपने स्ट्रक्चर और लैंग्वेज से। दे ऑफन यूज अ लिरिकल आई, वो एक लिरिकल आई को यूज करती हैं, विच मेक्स द पोएम पर्सनल एंड इमोशनल, जो कि पोएम को पर्सनल और इमोशनल दोनों बनाती है। द लैंग्वेज इज स्लो केयरफुल एंड मेडिटेटिव, जो लैंग्वेज होगी वो स्लो होगी थोड़ी सी, मतलब उसकी रिदम हल्की होगी, केयरफुल बहुत सावधानी से शब्द यूज किए गए होंगे, और मेडिटेटिव, और जो उसकी टोन होगी ना वो भी मेडिटेटिव ही होगी। इनवाइटिंग रीडर्स टू शेयर द पोएट्स सारो, इनवाइटिंग इनवाइट करते हुए रीडर्स रीडर्स को टू शेयर पोएट्स सारो, कवि के दुख को, ठीक है, कवि के दुख को रीडर्स तक पहुंचाने के लिए इसमें कैसी लैंग्वेज यूज की जाती है, स्लो केयरफुल एंड मेडिटेटिव, ठीक है। इलेजीज ऑल्सो ऑफन इंक्लूड इमेजेस ऑफ नेचर, इलेजीज में आपको नेचर की इमेजेस भी मिलेंगी, जैसे कि थॉमस गरे की इलेजी है, इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, कब आई थी, 1751 में। कब लिखना शुरू करी थी, 1742 में, ठीक है, 1750 में कंप्लीट हो गई थी, 51 में पब्लिश हुई थी। इनके एक दोस्त थे टॉमस वेस्ट, उनकी डेथ पे उन्होंने लिखी थी, वो लिखी तो उनकी डेथ पे थी, लेकिन वो यूनिवर्सल इलेजी है। आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में उससे अच्छी इलेजी अभी तक नहीं लिखी गई। ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा रेफरेंस देने के लिए, या इसको कहिए कि इसका एग्जाम्पल देने के लिए बहुत अच्छी चीज़, अच्छी है ये, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये नेचर की बात होती है, इसमें साइलेंस शांति की बात होती है, सन्नाटे की बात होती है, द पैसेज ऑफ टाइम समय के बीतते जाने की बात होती है, टू डीपन द फीलिंग ऑफ लॉस, जिससे हानि की भावनाएं जो हैं और गहराई से प्रकट की जाती हैं। फेमस एग्जाम्पल्स आर, फेमस एग्जाम्पल देखिए मिल्टन लाइसिडस, ये इन्होंने किसके लिए लिखी थी, इनके दोस्त थे एडवर्ड किंग, उनके लिए लिखी थी। लाइसिडस शायद 1637 में आई थी, इसकी अपडेट आप देख लेना एक बार। थॉमस ग्रेज एलेजी अपन इसकी बात कर चुके हैं, 1751 में आई थी, और ये 8 साल में लिख पाए थे ग्रे, 1742 में शुरू करी थी। वाइटमैन्स और कैप्टन माई कैप्टन, ये लिखी गई है किसके लिए, हाँ ये देखिए, ये जो एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड है ना, ये गांव के रस्टिक लोगों पर है वैसे तो, लेकिन थीम इसकी यूनिवर्सल है। वो कैप्टन माई कैप्टन किसके लिए लिखी गई, अब्राहम लिंकन के ऊपर, जब गृह युद्ध हुआ, गृह युद्ध जीतने के बाद अब्राहम लिंकन एक थिएटर में ओपरा सुन रहे थे, तब एक व्यक्ति ने आकर के उनके सर में गोली मार के हत्या कर दी थी, तब वॉल्ट व्हिटमैन ने ये आपकी एलेजी लिखी थी। ये भी अगर हम अपनी पसंद की बात करें ना तो इसके बाद आपकी थॉमस ग्रे की एलेजी के बाद सबसे बढ़िया एलेजी यही यही लगती है। चलिए अगला देखेंगे, पास्टोरल पेस्टोरल एलेजी, पास्टोरल नहीं पेस्टोरल कहिए।
पेस्टोरल इलेजी क्या होती है देख लेते हैं। व्हाट आर द की फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ पेस्टोरल इलेजी फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ इलेजीज। करेंगे अदर टाइप्स की जो इलेजीज हैं उनसे पेस्टोरल इलेजी कैसे अलग है वो बता दीजिए। और हाउ डज द पेस्टोरल इलेजी यूज नेचर एंड रूरल इमेजरी टू एक्सप्रेस ग्रीफ एंड लॉस। ये देखिए यूज ऑफ नेचर एंड रूरल इमेजरी ये इसको अलग करती है अदर इलेजीज। और भी चीज़ें वो भी अपन डिस्कस करेंगे। कई बार क्वेश्चन में भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है भाई, उसमें भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए, ए पेस्टोरल इलेजी इज द डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ इलेजी। इलेजी का एक डिस्टिंक्टिव फॉर्म है दैट मॉर्न्स डेथ, जो डेथ पर तो मॉर्न करता है थ्रू द लेंस ऑफ एन आइडियलाइज्ड रूरल सेटिंग, किसी एक आइडियलाइज्ड आदर्श ग्रामीण सेटिंग में, या उसके लेंस उसके चश्मे के थ्रू। ठीक है, मतलब जो पोएट है वो अपने आप को शेफर्ड मान लेता है, जो मरा है उसको भी शेफर्ड मान लेता है। शेफर्ड मतलब चरवाहे, तो गांव की सेटिंग तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। सेटिंग इट अपार्ट फ्रॉम अदर विलेजेस, यही इसको जो है जो सेटिंग है ना इसकी, इन्हें अलग विलेजेस से अलग करती है। अनलाइक जनरल विलेजेस, अगर आप जनरल विलेजेस की बात करिए तो जो उनमें मिलेगा ना, वो इसमें आपको मॉर्निंग भी मिलेगी, मतलब वो सैडनेस भी मिलेगी, रिफ्लेक्शन भी मिलेगा। विच वराय वाइडली इन टोन एंड सेटिंग, जो इसमें है ना पेस्टोरल इलेजी में, इसमें जो ये आपका पाया जाता है, जो भी इसकी थीम है ये थोड़ी सी कैसी होती है, वाइडली बहुत ज़्यादा भिन्न भी मिलेंगी आपको। इन टोन में, इन सेटिंग, और सेटिंग की तो बात कर ही चुके हैं, सेटिंग में भी। द पेस्टोरल इलेजी कंसिस्टेंटली यूजेस द कंट्री साइड, जो पेस्टोरल इलेजी है वो लगातार कंट्री साइड के सेटिंग को यूज़ करती है। ऑफन फीचरिंग शेफर्ड्स, जिनमें शेफर्ड्स को फीचर किया जाता है, एंड रस्टिक लाइफ एज इट्स बैकड्रॉप, और अपने बैकड्रॉप के तौर पर इसे रस्टिक लाइफ को दिखाया जाता है, ग्रामीण देहाती जीवन को, जिंदगी को। की फीचर्स इंक्लूड द इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज, की फीचर जो है इसका वो एक इन्वोकेशन को बुलाना है, पुकारना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये एपिक में फीचर पाया जाता है जो इसमें भी है। द पोएट्स और शेफर्ड से लेमेंट, पोएट या शेफर्ड का आपको दुख दिखाया जाएगा। प्रेज ऑफ डिजीज्ड, और जो मर चुका है उसकी प्रशंसा की जाएगी। अ डिनंसिएशन ऑफ डेथ, और मौत के त्याग को छोड़ देने को बताया जाएगा। एंड अ फाइनल एक्सेप्टेंस और कॉन्सोलेशन, और फिर आखिरी में एक स्वीकार्यता को दिखाया जाएगा, और कॉन्सोलेंस, सांत्वना को भी, कि ठीक है क्या करिएगा, जो आया वो गया जाएगा। तो समटाइम्स एक्सप्रेसिंग होप फॉर इमोर्टैलिटी, और कभी कभी तो इससे आपकी होप फॉर इमोर्टैलिटी भी हमें देखने को, या उसकी आशा सी होने लगती है इसको पढ़ करके पेस्टोरल इलेजी को। द डिसीज्ड इज फ्रिक्वेंटली रिकास्ट, जो डिसीज है ना, जो मरा हुआ व्यक्ति है, देखिए डिसीज की स्पेलिंग देखिएगा, एक डिसीज होता है DISE, ये डिसीज है, ये बीमारी होती है भाई, ठीक है। और जो ये मौत वाला डिसीज है ना, शायद आपको लग रहा होगा डिसीज का मतलब तो बीमार होता है, यहाँ पर देखिएगा तो जहाँ पर यहाँ S है ना, यहाँ पर क्या है, C है नीचे C, तो ये डेथ वाला है, और ये जो डिसीज है ये मृत्यु वाला है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। फ्रिक्वेंटली रिकास्ट एज अ शेफर्ड, उसे रिकास्ट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, किसके तौर पर, शेफर्ड के तौर पर। एंड सराउंडेड बाय मिथोलॉजिकल फिगर्स, और जो कि मिथोलॉजिकल फिगर्स से घिरा हुआ है, ये आपको नॉर्मल एलेजी में बात नहीं मिलेगी। एम्फसाइजिंग, और ये एम्फसाइज करता है किसको, टाइमलेस और आर्केटाइपल मॉर्निंग को, कभी न खत्म होने वाले विलाप को। ठीक है, चलिए। नेचर एंड रूरल इमेजरी प्ले अ क्रूशियल रोल, करेंगे जो प्राकृतिक और देहाती जो इसमें इमेजरी आपको मिलेगी ना गांव की, तो वो बड़ी क्रूशियल है इसमें, या क्रूशियल रोल अदा करती है इन एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, दुख को व्यक्त करने में, एंड लॉस, और लॉस को व्यक्त करने में, इन पेस्टोरल इलेजीज। ठीक है। द नेचुरल वर्ड मिरर्स द मॉर्नर्स सारो, जो नेचुरल वर्ड है वो मॉर्नर्स यानी दुख या विलाप करने वाले के दुख को दिखाता है। फ्लावर्स में विल्ट एनिमल्स में ग्रीव, अच्छा जो फ्लावर हैं वो विल होगा, ये वो उसकी इच्छा को दिखाते हैं। एनिमल्स उसके ग्रीव, दुख को दिखाते हैं। एंड द वंस पीसफुल लैंडस्केप अपीयर्स डिस्टरप्टेड, और जो कभी पीसफुल लैंडस्केप रहा होगा कभी वंस, अपीयर्स डिसरप्टिव, वो थोड़ा सा डिसरप्टिव, डिस्टर्ब समझ में आने लगता है। दिस सिंबोलिज्म, ये सिंबोलिज्म जो है, लिंक्स ह्यूमन डेथ टू अ कॉस्मिक लॉस ऑफ हार्मनी, ये जो सिंबोलिज्म है ये ह्यूमन डेथ को कॉस्मिक लॉस ऑफ
हारमनी यानी सामंजस्य क्या करता है, जोड़ देता है। इनहेंसिंग बढ़ाते हुए द इमोशनल रेसोनेंस को। द पेस्टोरल सेटिंग्स एसोसिएशंस विथ इनोसेंस, और ये जो पेस्टोरल सेटिंग्स हैं इसमें और क्या क्या एसोसिएट हो सकता है, इनोसेंस निर्दोष होना, सिंपलिसिटी सीधा सादापन, एंड प्योरिटी और शुद्धता पवित्रता। कंट्रास्ट पोइग्नेंटली विद द पेन ऑफ डेथ, जो कंट्रास्ट करते हैं पोइग्नेंटली पूरी तरह से विद द पेन ऑफ डेथ, मृत्यु के दर्द से, क्योंकि शांति और पवित्रता ये तो जिंदगी की पहचान होती है ना। मेकिंग ग्रीफ फील बोथ यूनिवर्सल एंड इटर्नल, और ये ग्रीफ दुख को बनाती हैं कैसा, यूनिवर्सल भी और इटर्नल शाश्वत भी। दस इस प्रकार से द पेस्टोरल एलेजी यूजेज नेचर नॉट ओनली एज अ सेटिंग, सिर्फ सेटिंग की तरह नेचर का यूज नहीं होता है, बट एज अ लिविंग सिंबॉलिक पार्टिसिपेंट, बल्कि एक प्रतीकात्मक पार्टिसिपेंट के तौर पर भी उसको व्यक्त किया जाता है जो लिविंग है। इन मॉर्निंग विलाप में डीपेनिंग द एलेजीज इमोशनल एंड फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट, डीपेनिंग और गहरा करते हुए एलेजीज इमोशनल एंड फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट, एलेजी के भावात्मक और दार्शनिक इम्पैक्ट हाव भाव को। ठीक है, यानी जब आप नेचर को अपने साथ में शामिल कर लेते हैं तो आपकी जो एलेजी का जो विलाप है ना, उसमें जो भावना है आपकी वो और दार्शनिक तौर पर और इमोशनल होकर के बाहर निकल करके आती है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलेजीज इंक्लूड लाइसिडस बाय जॉन मिल्टन, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये टीजीटी में कई बार पूछ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अब तो खैर प्री एलटी वाला भी सब इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलना शुरू होंगे। इट मॉर्न्स द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग, ये एडवर्ड किंग जो कि उनके दोस्त हैं उनकी डेथ को मॉर्न करती है। बाई कास्टिंग हिम एज अ शेफर्ड, उन्हें शेफर्ड के तौर पे कास्ट करके प्रस्तुत करके, इन अ पेस्टोरल लैंडस्केप, एक पेस्टोरल लैंडस्केप में। एंड और एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, थॉमस ग्रे की जो पोएम है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड व्हिच रिफ्लेक्ट्स ऑन मॉर्टेलिटी, जो मॉर्टेलिटी पर, नश्वरता पर क्या करती है, रिफ्लेक्ट विचार विमर्श करती है, एंड लॉस और हानि पर, इन अ रूरल सेटिंग, एक रूरल सेटिंग में। अनदर फेमस एग्जाम्पल इज वॉल्ट व्हिटमैन्स व्हेन लिलैक्स लास्ट, व्हिटमैन की एक और एलेजी है जो व्हेन लिलैक्स लास्ट के नाम से जानी जाती है, वो भी आपकी पेस्टोरल एलेजी है। इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड, अच्छा ये पूरा है इसका, व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड, ठीक है, ये पूरा टाइटल है। विच जो वाइल नॉट स्ट्रिक्टली पास्टोरल, कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये पास्टोरल नहीं है, यूजेज नेचुरल इमेजरी, लेकिन इसमें भी नेचुरल इमेजरी का यूज हुआ है, इन अ सिमिलर इलेजियक टोन, इसी इलेजियक टोन में। टू मॉर्न अब्राहम लिंकन से डेथ, अब्राहम लिंकन की डेथ को मॉर्न करने के लिए। देखिए अभी अपन ने बात करी थी वो कैप्टन माई कैप्टन, वो भी आपकी उसी तरह एलेजी है किस पर, आपके अब्राहम लिंकन की डेथ पर। और ये जो है व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड, ये भी इन्हीं के ऊपर। दो थोड़ा सा दोनों में अंतर क्या है कि जो आपकी वो कैप्टन माई कैप्टन है वो नॉर्मल एलेजी है लेकिन ज़बरदस्त लिखी गई है, और ये जो है आपकी ये थोड़ा सा पेस्टोरल, इसमें कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है भाई, ये 3 टॉपिक अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अगले सेशन में रोमांटिक मोनोलॉग से शुरू करेंगे, ड्रामेटिक मोनोलॉग से। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी जो आपको पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ ज्वाइन करने के बाद अगर आपको ना दिखे कोई भी पीडीएफ या किसी भी टॉपिक पर पीडीएफ, तो हमें एक बार मैसेज करिए, हम आपको उसको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है भाई, चलिए बाकी बहुत सारे टॉपिक अपन डिस्कस कर चुके हैं आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में, जो जो मौजूद हैं, करीब 15 से 16 प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद हैं, उनको आप जा करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।